हेलो एवरीवन, आई एम रचा। वेलकम बैक टू परचम। आज का जो सेशन है वो मंथली करंट अफेयर्स का सेशन है, जिसमें हम नवंबर 2023 के मंथली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे 3 वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के। पहला आता है इंडेक्स, रैंकिंग, सूचकांक रिपोर्ट्स जो भी होती हैं, डोमेस्टिक या नेशनल और इंटरनेशनल इंडेक्सेस। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी जिसकी आप डिमांड करते ही रहते हो, बिकॉज यहाँ से हर एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन देखे जाते हैं, स्पोर्ट्स कैटेगरी। और उसके बाद फाइनल सेक्शन रहेगा इंटरनेशनल न्यूज़ का। आप इंडिविजुअल किसी न्यूज़ पे जंप करना चाहते हैं तो टाइम स्टैम्प्स आपको वीडियो में मिल जाएंगे, वहां से आप जंप कर सकते हैं। नए बच्चों को मैं बता दूंगी कि हर महीने की जो करंट अफेयर होती है हम उनको 6 सेगमेंट्स के अंदर कवर करते हैं, ताकि हर एक एरिया की न्यूज़ आपको ऑर्गेनाइज मिल जाए, प्रॉपर्ली एक जगह पे मिल जाए। आपको पढ़ना, याद रखना, रिकॉल करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इस पूरी सीरीज में आज का जो वीडियो है वो 6th एंड फाइनल वीडियो है। नहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर पहले के 5 सेगमेंट्स नहीं देखे हैं तो कोई लेना देना नहीं है आज के सेगमेंट से, ये इंडिपेंडेंट सेगमेंट है। इससे पहले वाले सेगमेंट्स देखने के लिए वीडियो का जहां टाइटल दिया हुआ है नीचे उस पर क्लिक कीजिए, आपका पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहां पूरी मंथली करंट अफेयर प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर के आराम से सब कुछ स्ट्रक्चरली आपको वहां दिया हुआ है। हर एक महीने के 6 सेगमेंट्स, 5 to 6 सेगमेंट्स होते हैं, वहां देख सकते हैं बाद में। ठीक है, सो आज का जो वीडियो है उसकी जो पीडीएफ होगी उसके बारे में थोड़ी देर बाद जानकारी देती हूँ, बिकॉज क्वेश्चन आपके लिए आ गया है। चलिए, पीडीएफ ऐसे मैं बता दूं अवेलेबल हो चुकी है parchamclasses.in। parchamclasses.in के ऊपर इंग्लिश में पीडीएफ आपको दिख रही होगी। सारे 6 सेगमेंट्स की एक सिंगल पीडीएफ होती है, जैसे आप मंथली मैगजीन बोल दो, कंसोलिडेटेड पीडीएफ बोल दो, और सारे सेगमेंट्स उसमें होते हैं। एक्टिव लिंक्स होते हैं, आप आराम से इंडिविजुअल टॉपिक तक भी पहुंच सकते हो। जो हिंदी वाली पीडीएफ होती है वो एवरी 10th को अपलोड होती है, तो संडे कल आपको दिन तक मिल जाएगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, इससे शुरुआत करते हैं। अगर आपको आंसर आता है तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, नहीं आता कोशिश कीजिए सर्च करके लिखें, और कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, मैम के ऊपर छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, आज की वीडियो में आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023? पहली जो हम कैटेगरी पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हर एक कैटेगरी के पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। सो ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है, यानी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, 2023 में भारत की रैंक क्या थी? ड्रॉप हुई है ओवर द इयर्स, पिछले कुछ टाइम से, लेकिन आपको बतानी है क्या थी। ठीक है, हाँ जी। तो पीडीएफ के बारे में मैं बता रही थी कि अपलोड हो चुका है, लेकिन जिन बच्चों को बार बार पीडीएफ लेने के प्रोसेस से नहीं गुजरना, और अगर आप पर्टिकुलरली पीडीएफ से ही पढ़ते हो, आपकी आदत है, यू प्रेफर रीडिंग फ्रॉम पीडीएफ, तो आप ये 2 ऑप्शंस में से किसी एक की तरफ मूव कर जाइए। सिर्फ करंट अफेयर चाहिए तो जनवरी से दिसंबर 2023 के सारे करंट अफेयर आपको एक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे परचम ऐप से। बाकी सारे सब्जेक्ट की भी चाहिए तो पीडीएफ बैंक की तरफ मूव कर जाइए। बहुत इकोनॉमिकल, कन्वीनियंट ऑप्शन होता है, दोनों चीजें परचम ऐप पे अवेलेबल है। और क्या क्या ऑफरिंग्स हैं, क्या डिस्काउंट्स हैं, किस तरह से क्या एक्सेस करना है, कोई भी डाउट कंसर्न्स होते हैं तो ये व्हाट्सएप या कॉल नंबर है। इन डेज पे इस टाइमिंग के बीच आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, ऐप चैट भी कर सकते हो, मेल भी लिख सकते हो parchamclasses06@gmail.com पे। और अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट कुछ नहीं है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, क्योंकि सबसे प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स आपको ऐप चैट पे, कॉल पे, व्हाट्सएप पे और मेल पे मिलता है। ठीक है, कमेंट्स में थोड़ा सा कई बार डिले हो जाता है। चलिए शुरुआत करें हमारे पहले सेक्शन के साथ, विच इज इंडेक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो सबसे पहले आता है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। कौन सी बॉडी इसको रिलीज करती है? FSSAI, दैट इज फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसने ये इंडेक्स रिलीज किया है ना। इसका मेन पर्पस क्या होगा कि कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में फूड सेफ्टी सिक्योरिटी को कितना इंश्योर या उसका कितना ध्यान रखा गया है जब भी कोई चीज बनाई जा रही है उसके दौरान, राइट। और इस इंडेक्स में पहली बार ये एक पैरामीटर भी ऐड हुआ, इससे पहले ये नहीं हुआ करता था। काफी सारे पैरामीटर्स पे स्टडी की जाती है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की, तब लिस्ट निकाली जाती है रैंक्स की, राइट। तो कौन सा पैरामीटर ऐड हुआ है? इंप्रूवमेंट इन SFSI रैंक, यानी पिछली बार के मुकाबले इस बार आपका रैंक कितना इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। और ये जो रैंकिंग है शुरुआत कब हुई? सबसे पहला कब आया था एडिशन? 2018-19 में। आगे बढ़े उससे पहले इस पिक्चर की क्लैरिटी ले लीजिए, वरना ये आपको कंफ्यूज करेगा। ये लास्ट टाइम की रैंक्स हैं, ठीक है। ये जो रैंक शो हो रही है लास्ट टाइम की है, जिसमें टॉप किसने किया था? तमिलनाडु स्टेट ने किया था, राइट। और केरला 6 नंबर पे था, यानी टॉप 10 में कहीं था। पंजाब तो कहीं लाइव भी नहीं कर रहा था। इस बार किसने टॉप किया है देखें तो इस बार अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया है ना। यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड चंडीगढ़। स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो गोवा, मणिपुर, सिक्किम। और लार्जर स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे तो टॉप किया है केरला ने, फॉलोड बाय पंजाब एंड देन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु नीचे आया है, केरला ने इंप्रूवमेंट शो किया है, लेकिन लार्जेस्ट इंप्रूवमेंट
पंजाब ने शो किया है पिछले रैंकिंग्स के मुकाबले। टॉप 3 याद रखने थोड़े जरूरी हो जाते हैं। एग्जामिनर सिर्फ टॉपर का नाम आजकल नहीं पूछता, सेकेंड या थर्ड रैंक स्टेट्स भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करें स्टीपेस्ट इंडेक्स फॉल की, सबसे ज़्यादा गिरावट इस इंडेक्स में कौन से स्टेट को देखने को मिली है, तो महाराष्ट्र को 74 से 45, राइट। और बाकी सारे तो ठीक हैं। इसके बाद देखिए तमिलनाडु इमर्ज्ड एज लीडिंग स्टेट, लेकिन कैटेगरी वाइज बताया जा रहा है। ओवरऑल तो हमने देख लिया केरला टॉप पे आया है। अगर हम बात करें कंज्यूमर एम्पावरिंग इनिशिएटिव्स की, तो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग मिला है ना, तो तमिलनाडु इस कैटेगरी में टॉप किया है, गुजरात एंड केरला टॉप किए हैं फूड टेस्टिंग कैटेगरी में। तो इंडिविजुअल आप नहीं भी ध्यान रखोगे तो भी एक बार को चल जाएगा, राइट। इफ यू आर नॉट अपीयरिंग इन वेरी हाई लेवल एग्जामिनेशन, स्टेट पीएससी दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, तो इनका भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। और जो न्यू पैरामीटर था कि इंप्रूवमेंट इन एसएफएसआई रैंक, उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया है, पंजाब ने, ठीक है, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, राइट। अगले रैंकिंग या इंडेक्स या रिपोर्ट एटसेट्रा पे चलते हैं। तो शिव नादर टॉप्स द यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट। फिलैंथ्रोपी क्या होती है, परोपकार करना, यानी किसी तरह का सोशल इनिशिएटिव लेना जिसके अंदर आप पैसे बांट रहे हो या फिर आपने चैरिटी कर दी है, इस तरह से। तो शिव नादर जो कि HCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर हैं, STL टेक के, उन्होंने यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट के अंदर टॉप किया है लगातार तीसरी बार पिछले 5 सालों में। तो आप यहाँ से देख सकते हो शिव नादर एंड फैमिली टॉप पे है, फिर अजीम प्रेमजी एंड फैमिली है, फिर मुकेश अंबानी एंड फैमिली है, ठीक है। तो ये छोटी सी एक बात थी, आगे बढ़ेंगे। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI रिपोर्ट 2023 कहती है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी कंटिन्यूज टू रिमेन वेरी पुअर। सो AQI ने कहा कि भाई दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो अभी भी वेरी पुअर रह रही है। अभी वेरी पुअर किस बेसिस पर डिसाइड हुआ, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे एयर क्वालिटी को डिफाइन किया जाता है, अभी हम देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि 1 नवंबर का डेटा है, AQI कितना आया दिल्ली का, 336। कितना आया, 336 आया। और यहीं से एक बार यहाँ आ जाइए, देखिए वेरी पुअर इसलिए कहा गया क्योंकि 300 से 400 के बीच में अगर आप लाई करते हो 300 to 400 तो वेरी पुअर माना जाता है। 336 में दिल्ली यहाँ लाई कर रहा है। अच्छा, व्हाट इज AQI? AQI क्या है, ये बताता है कि आपकी एयर की क्वालिटी कैसी है, ताकि जो भी जनता है उसको आगाह किया जा सके कि आप अपने मूवमेंट वगैरह रेस्ट्रिक्ट कीजिए, वरना बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। देन इसका जो असेसमेंट है वो क्या बताता है, AQI बताता क्या है कि आपकी जो एयर है उसमें जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं, जो पोल्यूटेंट्स हैं, वो कितने डेंस हैं, राइट। तो अलग अलग तरह के जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, किस किस तरह के पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे पर्टिकुलर मैटर 10 है, 2.5 है, बहुत छोटे माइन्यूट पार्टिकल से लेके ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जितने भी पोल्यूटिंग एलिमेंट्स होते हैं ये हवा में कितने डेंसली मौजूद हैं, ओके। और इसको मेजर किया जाता है माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, ओके। तो ये यूनिट ध्यान रखिएगा AQI। देन सिस्टम ऑफ, अच्छा अब ये जो पूरी रिपोर्ट थी ना, अभी ये सफर के थ्रू सामने आई थी। सफर क्या है, व्हाट इज सफर? सफर इज सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये है सफर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर AQI की स्टडी करता है, ठीक है। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस किया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने, और उसको डेवलप किसने किया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने, IMD ने, और साथ ही में नेशनल सेंटर ऑफ मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग ने। सो बेसिकली समझिएगा कि सफर AQI की स्टडी करता है कहाँ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इंट्रोड्यूस किया था। अगली रिपोर्ट पे चलते हैं। अलार्मिंग राइज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स एंड फेटलिटीज, इंडियाज रोड सेफ्टी क्राइसिस। तो एक रिपोर्ट सामने आती है जिसके हिसाब से, और ये रिपोर्ट कौन लेकर के आया सामने, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इनके हिसाब से जो रोड एक्सीडेंट्स हैं और उनमें होने वाली जो मौत है, फेटलिटीज हैं, वो दोनों ही बढ़ रही हैं, राइट। तो रोड एक्सीडेंट्स 12% बढ़े हैं 2022 में, अगर पिछले साल के मुकाबले देखें लास्ट रिपोर्ट के हिसाब से। और जो डेथ है वो हर घंटे 19 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। और सिवियरिटी जो है रोड क्रैशेस का, कि एक तो हो रहा है कि रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं और वो कितने सिवियर हो रहे हैं, तो सिवियरिटी देखी जाती है कि हर 100 एक्सीडेंट में कितने लोग मारे जाते हैं। सो ये 28.2% 2012 में थी और बढ़ के 36.5% हो गई है 2022 में। सो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स भी बढ़ रहे हैं, सिवियरिटी भी बढ़ रही है, यानी फेटलिटीज भी बढ़ रही हैं। और नितिन गडकरी जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने एक टारगेट लिया है कि हम 2024 तक
ये जो रिपोर्ट के आंकड़े आ रहे हैं, डेथ जो हो रही है उनको हाफ तक रिड्यूस कर सके, इस तरह के कुछ ना कुछ कदम उठाए जाएंगे। अगर हम बात करें स्टेट वाइज कि कौन सा वो स्टेट है जहां हाईएस्ट शेयर ऑफ डेथ रहा, यानी मैक्सिमम फेटिलिटीज रही रोड एक्सीडेंट में, तो आंसर आया उत्तर प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद महाराष्ट्र। और सबसे बड़ा कारण क्या है रोड एक्सीडेंट और फेटिलिटीज का? स्पीडिंग। जो तेज तेज बाइक्स भगाते हैं ना हम, सो कोशिश कीजिए ये नहीं करें। अपनी पूरी मैं लास्ट टाइम भी जब ये रिपोर्ट लिया था ना, तब भी मैंने मैसेज दिया था, बिकॉज इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। आप तो निकल जाते हैं गाड़ी भगाते हुए, पीछे घर वाले जो बैठे होते हैं वो चिंता में बैठे होते हैं, एंड एक माइक्रो सेकेंड का फर्क होता है जिंदगी और मौत के बीच, पर्टिकुलरली अगर आप टू व्हीलर पे शहरों में घूम रहे होते हो। हाईवे पे तो हर गाड़ी रिस्की होती है, लेकिन शहरों के अंदर टू व्हीलर, सो डू वेयर योर हेलमेट। कोई बात नहीं, हेयर स्टाइल थोड़ी खराब हो जाए तो यार एडजस्ट कर लो, पानी वानी लगा के, जेल वेल लगा के वापस सेट कर लेना, हेलमेट जरूर पहनिए और डू नॉट ओवर स्पीड, राइट। चलिए आगे चलते हैं। ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम 2.0 के दौरान एक रिपोर्ट सामने आई, जो पिछले साल का मतलब अब पिछला वाला जो पूरा टेन्योर था, उस दौरान टाइगर की पॉपुलेशन में क्या इजाफा हुआ, घटत हुई, ये सारी चीजें बताई गई। ठीक है, तो ये ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम 2.0, और उसके दौरान जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें पता लगा कि भाई ओवरऑल टाइगर पॉपुलेशन में 60% का इजाफा यानी इंक्रीमेंट आया है। और ये जो टेन्योर, ये कौन से टाइम पीरियड के दौरान इंक्रीमेंट देखने को मिला है? 2010 से 2022। ठीक है, सो 60% इंक्रीमेंट टाइगर पॉपुलेशन में देखा गया है। GTRP जो है ये 2010 में लॉन्च किया गया था ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के तहत बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ताकि टाइगर्स को सेव किया जा सके, उनके कंजर्वेशन के लिए और स्ट्रॉन्ग कदम उठाए जा सके। और उस समय टारगेट क्या रखा गया था? एक तो जो टाइगर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है उसको कम किया जाए, और पॉपुलेशन जो है वो हम 2022 तक डबल कर सके। तो 60% इंक्रीमेंट ऑलरेडी देख लिया गया। अब ये जो ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम है 2.0, जिसकी अब शुरुआत हो रही है, इसके लिए टारगेट ईयर्स कौन से हैं? 2022 से लेकर 2034। फर्स्ट GTRP जो था वो एंडोर्स किया था सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के दौरान 2010 में, और उसमें 13 ऐसे कंट्रीज थे जो टाइगर रेंजेस हैं जिन्होंने ये कमिटमेंट लिया था कि जो डिक्लाइन हो रहा है स्पीशीज की पॉपुलेशन का, उसको हम रोकेंगे और इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, और उसमें से इंडिया भी एक कंट्री था। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट्स ग्रांटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 23-24। सो प्रधानमंत्री जी के एक वक्तव्य में, उनके एक एड्रेस के अंदर ये कहा गया कि 2023-24 वाला जो पूरा टेन्योर है उसके अंदर इंडिया ने हाईएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट्स ग्रांट किए हैं। तो अब बात आ जाती है कि भाई क्या होता है पेटेंट? तो पेटेंट होता है कि जब गवर्नमेंट आपको एक्सक्लूसिव राइट दे देती है, आपने कुछ भी चीज़ बनाई है, इजाद की है, इन्वेंट की है, और आपने उसका एप्लीकेशन लगा दिया कि भाई ये मैंने बनाई है, और आपको उसका एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है कि कोई भी उनके नाम से उसको बेच नहीं सकता, अपना नहीं कह सकता, और एक लिमिटेड पीरियड तक ये होता है, और उसके बाद आप इसका रिन्यूअल करा सकते हो। लेकिन पुराने पेटेंट्स पे कोई अपग्रेडेशन करके और कुछ अच्छा बना दे तो वो अपने नाम से पेटेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव राइट होते हैं कि आप ही यूज, प्रोड्यूस, सेल, ये सारी चीज़ें उसको कर सकते हो, और प्रायर इंटरवेंशन के लिए फर्दर डेवलपमेंट के बाद पेटेंट किसी और को मिल सकता है। कितना टेन्योर होता है पेटेंट का? ध्यान रखिएगा, 20 ईयर्स, फाइलिंग से लेकर 20 ईयर्स तक का टाइम होता है। और पेटेंट एक्ट 1970 के तहत, जो कि 1972 में इन्फोर्समेंट में आई थी, पेटेंट दिए जाते हैं, और इसमें अमेंडमेंट आया 2005 में, जिसके तहत जो फूड है, केमिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, इन इंडस्ट्रीज में भी पेटेंट्स की शुरुआत कर दी गई थी। नंबर ऑफ पेटेंट्स पर कंट्री 2023 में अगर हम अदरवाइज देखें, ग्लोबली देखें, तो कौन सा देश है जिसने सबसे ज्यादा पेटेंट्स 2023 में दिए हैं? तो आंसर है चाइना। चाइना ने टॉप किया है साहब। ठीक है, ऑलमोस्ट 7 लाख समथिंग पेटेंट्स इन्होंने दिए हैं, इंटरनेशनल पेटेंट्स। उसके बाद US आता है, फिर जापान आता है। लेकिन इंडिया की खुद से ही कंपटीशन करें तो अभी तक सबसे ज्यादा पेटेंट्स रजिस्टर हुए हैं। Then Bengaluru tops in women-led startups. So, Traxon एक बेंगलुरु ट्रैक्सॉन का एक डेटा आया सामने, ठीक है, जिसके हिसाब से जो इंडिया है वो स्टार्टअप हब की तरह सामने आ रहा है। ठीक है, सो इंडिया इज इमर्जिंग एज द 3rd लार्जेस्ट हब इन द वर्ल्ड आफ्टर US एंड चाइना। और उसमें भी अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो विमेन ओरिएंटेड स्टार्टअप्स या विमेन जिन्होंने इनिशिएट किए हैं स्टार्टअप्स, वो सबसे ज़्यादा कहाँ देखे गए? बेंगलुरु के अंदर देखे गए। और बेंगलुरु ही फर्स्ट स्टेट, अच्छा सेकंड और थर्ड भी देख लो, सेकंड मुंबई है, थर्ड दिल्ली है। बेंगलुरु ही पहला स्टेट बनता है इंडिया में जो कि
50 लाख रुपीस तक की ऐसी एड प्रोवाइड कर रहा है कि जब आप शुरुआती फेज में होते हो या इंक्यूबेशन में होते हो तब आप को जो अर्ली स्टेजेस में फंडिंग की जरूरत पड़ती है वो दी जाएगी विदाउट टेकिंग इक्विटी इन रिटर्न, यानी कि कोई भी आपकी कंपनी में शेयर नहीं मांगा जाएगा, आपके स्टार्टअप में शेयर नहीं मांगा जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ देख लो टॉप किया है फीमेल विमेन लेड स्टार्टअप्स में बेंगलुरु, मुंबई एंड देन दिल्ली ने। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? चलते हैं आगे। ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में, तो उसी का आंसर यहाँ मिलेगा। द ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 कौन रिलीज करता है? इनसीड कहाँ है? ये रहा, इनसीड रिलीज करता है। सो ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स GTCI 2023 इंडिया की जो रैंक है शार्पली फॉल की है। 10 साल पहले अगर हम बात करें तो हम 83 रैंक पे थे, आज की हम बात करें तो हम 103 रैंक पे हैं आउट ऑफ 134 कंट्रीज। टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स क्या बोलता है कि आप टैलेंट कितना रिटेन कर पाते हो, कितना डेवलप कर पाते हो, कितना अक्वायर कर पाते हो, सारी चीज़ें, यानी कि कंट्री के पास कितना टैलेंट है, कितना ग्रो कर पा रही है, कितना बाहर से अट्रैक्ट कर पा रही है, कितना रिटेन कर पा रही है। और ये सब नहीं कर पा रही होगी तो आपका रैंकिंग नीचे जाता जाएगा। किसने पब्लिश किया? ये इनसीड ने पब्लिश किया, इसका 10th एडिशन था। टॉप पे कौन सी कंट्रीज रही हैं? सो सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, US, ये टॉप 3 कंट्रीज रही टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के अंदर। हम 103rd रहे। और अगर हम ब्रिक्स नेशन की बात करें तो सबसे नीचे हम रहे हैं। ये जो 5 देश हैं ब्रिक्स के, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इनमें सबसे पुअरेस्ट रैंकिंग हमारी रही। सबसे अच्छी रैंकिंग इनमें चाइना की रही है। इंडिया रैंक 2nd इन एम्प्लॉय वेलबींग, जापान लोएस्ट। अब यहाँ देखोगे तो भाई हमारे एम्प्लॉयज का रख रखाव तो हम बहुत कर रहे हैं, है ना, इस रिपोर्ट के हिसाब से। सो ये जो सर्वे है मैकेंजी हेल्थ इंस्टीट्यूट ने किया, इनके हिसाब से जो इंडिया है वो अपनी एम्प्लॉय वेलबींग में 2nd नंबर पे आता है। हमसे ऊपर कौन है? टर्की है। ठीक है, सो टर्की टॉप पे है, इंडिया 2nd नंबर पे है, फिर चाइना आता है और जापान ध्यान नहीं दे रहा है अपने एम्प्लॉय वेलबींग पे। सो सर्वे किया गया, पोल के हिसाब से रिजल्ट निकाले गए। देन आते हैं हम क्वाकराली साइमंस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। जब भी नया साल शुरू होने वाला होता है ना तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग की जाती है, बिकॉज ये रैंकिंग देख करके बहुत सारे एडमिशन्स इन्फ्लुएंस और अफेक्ट होते हैं, राइट। सो इंडिया की अगर हम बात करें, आउट ऑफ दिस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया से कितने इंस्टीट्यूशंस गए, उन पर टॉप किसने इंडिया से किसने टॉप किया है? इंडियन इंस्टीट्यूशंस की अगर हम सारी बात करें तो IIT मुंबई इंडियन इंस्टीट्यूशन में बेस्ट रैंकिंग लेकर के आया है इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ रैंकिंग्स। सो हमने, अगर हम टोटल नंबर ऑफ हमारी यूनिवर्सिटीज जितनी लिस्ट हुई है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, यानी पूरी एशिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी की रैंक दी गई, क्वाकराली साइमंस ने ये किया, और उसमें जितनी इंडियन यूनिवर्सिटी दर्ज हुई है वो चाइनीज यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा है। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी इंडिया से ही देखी गई। सो हमारी टोटल 148 यूनिवर्सिटीज फीचर हुई हैं इस लिस्ट के अंदर, और 7 यूनिवर्सिटीज टॉप 100 में आई हैं, राइट। तो इंडिया सरपासेस चाइना विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो कि एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आई हों, और चाइना की 133 हुई है, जापान की 96 हुई। लेकिन इस पूरी रैंकिंग में टॉप, पूरी एशिया में टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी आई? पेकिंग ही आई है, जो कई बार टॉप रैंक लेकर के आती है। पेकिंग यूनिवर्सिटी, इंडिया से IIT बॉम्बे टॉप पे रहा। तो IIT बॉम्बे, देन दिल्ली, देन मद्रास, और फिर IISB। तो ये टॉप 4 रैंक्स इंडिया से इस लिस्ट में देखी गई। इंडिया रैंक्ड 117th among 129 nations in inclusiveness index by US Varsity। So US से एक स्टडी सामने आई जिसमें कि यूनिवर्सिटीज़ की स्टडी की गई हायर एजुकेशन की, कि हमारी एजुकेशन कितनी इंक्लूसिव है, यानी जेंडर, रेसिज्म, जात पात, सोशल स्टेटस, ये सारी चीज़ें ना देखते हुए हम एजुकेशन के अंदर एनरोलमेंट्स लेते हैं। और उसके अंदर जो रैंक इंडिया का बताया गया 129 नेशंस में से 117 बताया गया, और इस पर भी इंडिया ने आपत्ति जताई कि भाई आपने मिसलेड किया है रैंकिंग्स को। एनी विच वेज, सो हमें तो पढ़ना है, एग्जामिनर पूछेगा तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। सो OBI कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ने ये सर्वे सामने किया। सर्वे तो हम नहीं बोलेंगे, रैंकिंग सामने लाई है, जिसमें न्यूजीलैंड रहा टॉप पे कि आप इंक्लूसिवनेस का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, और लगातार दूसरी बार ये फर्स्ट रहा है, और हमारी रैंकिंग 117th रही है। ठीक है, चलिए। इंडिया को ओवरऑल 117th रैंक मिला, लेकिन अलग अलग कैटेगरी में हमें अलग अलग रैंक मिला। जैसे रिलीजन इंक्लूसिवनेस में 129 है, जेंडर में 121 है, डिसेबिलिटी में 108 है, रेस में 87 है, LGBTQI+ जो भी होता है उसमें 39 है,
ऐसे अलग अलग है, ये सारी याद रखने की जरूरत नहीं है, अगेन मेन कर लिया है बहुत है। सबसे बॉटम पे कौन सा है? ईरान, ईरान आया है। अच्छा, अब कुछ रीसेंट इंडेक्सेस जो हमने पिछले महीने या प्रॉब्ली उससे पहले वाले महीने में किए होंगे, एक छोटा सा रिकैप जैसा मान लीजिए इसको। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जो है उसके अंदर इंडिया का रैंक 45 रहा, नेदरलैंड ने टॉप किया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिस पे अगेन इंडिया ने बहुत आपत्ति जताई थी, उसमें हमारा रैंक 111 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 40 अच्छा परफॉर्म किया है हमने, स्विट्जरलैंड टॉप पे है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग इंडिया 56, अगेन स्विट्जरलैंड टॉप पे है। वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी रिपोर्ट के हिसाब से टॉप 3 फ्री इकोनॉमीज कौन सी हैं? 2 ही रखा है मैंने, सिंगापुर और हांगकांग। चलिए, देन इंडिया रैंक्स थर्ड इन ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग्स विद 72 यूनिकॉर्न्स। अगर हम ग्लोबली देखें तो कौन से देश हैं जिनके पास सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, तो उसमें इंडिया का रैंक आता है थर्ड, और हमारे पास 72 यूनिकॉर्न्स है। राइट, सो $1 बिलियन वैल्यूएशन जिसका हो जाता है जिस कंपनी का, उसको यूनिकॉर्न माना जाता है, स्टार्टअप्स वगैरह का पर्टिकुलरली। तो इंडिया रैंक्स थर्ड इन ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग 72 यूनिकॉर्न्स के साथ में। टॉप पे कौन है? यूएस है, और काफ़ी मार्जिन से है, 668। सेकंड नंबर पे चाइना आता है 172, थर्ड पे इंडिया आ जाता है। और इंडियन यूनिकॉर्न्स पूरे ग्लोबल वैल्यूएशन जो है, हम अगर पूरे यूनिकॉर्न कंट्रीज, सॉरी जितनी भी यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, जितनी भी यूनिकॉर्न कंपनीज, मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ आपको इजीली समझाने की, जितनी भी यूनिकॉर्न कंपनीज हैं वो जितना कंट्रीब्यूट कर रही है वर्ल्ड में, उसमें इंडियन यूनिकॉर्न्स कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट कर रही है? 5% कंट्रीब्यूट कर रही है, विच इज अ गुड फिगर। और सबसे टॉप पे जो इंडियन यूनिकॉर्न चल रहा है, फर्स्ट इंडियन कंपनी टू मेक अपीयरेंस इन ग्लोबल रैंकिंग, जिसने सबसे पहली बार, टॉप पे नहीं चल रहा बोलूंगी, मैं बोलूंगी जिसने सबसे पहले ग्लोबल रैंकिंग में अपनी प्रेजेंस दर्ज करवाई थी, दैट इज बायजूस। और अभी ग्लोबली 36 नंबर पे वो लाई कर रही है, अभी भी इंडिया से टॉप यूनिकॉर्न है। 4 इंडियन women शाइन इन BBC 100 Women 2023 लिस्ट। तो जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की 100 Women 2023 की लिस्ट आई, उसमें कितनी भारतीय महिलाएं देखी गई? 4 इंडियन women देखी गई। और ये अब आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज इनके बारे में पूछा जा सकता है कौन से प्रोफेशन से जुड़ी है एक्सेट्रा। सो पहले एक्ट्रेस दिया मिर्जा, क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, फोटोग्राफर आरके कुमार राव, एंड तिब्बतन बुद्धिस्ट नन है जेत्सुनमा तेंजिंग पाल्मो। इन चारों का मेंशन इस लिस्ट के अंदर देखने को मिला। और यहाँ पे खत्म होती है हमारी वेरी फर्स्ट कैटेगरी, विच इज इंडेक्स एंड रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे हमारी दूसरी कैटेगरी तरफ, और वो बहुत एग्जॉस्टिव है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप इसमें शामिल होगा, और इसके अंदर एशियन गेम्स आएंगे, कुछ पैरा गेम्स भी आएंगे, और एशियन आर्चरी वगैरह भी आएंगे, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे स्पोर्ट्स को भी, क्रिकेट एक साथ पढ़ेंगे, टेनिस एक साथ पढ़ेंगे, फुटबॉल एक साथ पढ़ेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलिए शुरू करें। ऑल राइट, उससे पहले क्वेश्चन। सो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, क्या है सवाल? किसके बारे में है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 आर टू बी हेल्ड इन दिल्ली फ्रॉम 10th to 17 दिसंबर 2023। ठीक है, अभी होने हैं, पहला एडिशन होगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। आपसे पूछा जा रहा है इसके ऑफिशियल मैस्कॉट का नाम, इसका एक ऑफिशियल मैस्कॉट है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है उसका नाम बताइए। हिंट दे देती हूँ, एक स्पैरो है, गौरैया जिसे हम बोलते हैं ना, स्पैरो। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले जल्दी से बता देते हैं, काफी सारे एग्जाम्स अभी हाल ही में होने हैं, और ऐसे बच्चे पर्टिकुलरली जो कि लंबे समय से करंट अफेयर की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लास्ट मिनट प्रिपरेशन हेल्प चाहते हैं, तो ये 2 डॉक्यूमेंट आपके बहुत काम के हो सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन लास्ट मिनट रिविजन हेल्प चाहते हैं, तो भी ये 2 डॉक्यूमेंट आपके बहुत काम के हो सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो, ये पूरा MCQ कलेक्शन है करंट अफेयर्स का। हर क्वार्टर में 300 से भी ज्यादा, यानी हर महीने के 100 से भी ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और अभी तक के 9 मंथ्स के, रादर सितंबर तक के, हाँ है ना, इसमें आपको सारे MCQs मिल जाएंगे। ये पूरा एनुअल सब्सक्रिप्शन है जो आप परचम ऐप पे जाकर के ले सकते हो और अपनी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। MCQ के साथ साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। CA रफ्तार जो डॉक्यूमेंट है, ये जनवरी से लेके जून 2023 की जितनी भी हेडलाइंस रही हैं उन सब का कंपाइलेशन है कैटेगरी वाइज। तो रिविजन और लास्ट मिनट प्रिपरेशन का अच्छा टूल है, दोनों आपको परचम ऐप पे मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करेंगे वर्ल्ड कप के साथ में। ऑल्दो मैं बता दूं यहीं पे, वर्ल्ड कप के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो लिया है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट 40 MCQs वर्ल्ड कप के कवर किए थे, और उनसे रिलेटेड जितनी भी ट्रिविया है, यानी स्टैटिक पोर्शन, करंट, सब कुछ कवर किया था। वो वीडियो आप देख लोगे
तो आई डोंट थिंक सो यू विल बी मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। तो वो ज़रूर से देख लीजिएगा। ऑल्दो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ भी कवर करने की कोशिश की है, पर स्टैटिक वाला एंगल वहाँ ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, यूट्यूब पे करंट जी के फोल्डर में आपको वो मिल जाएगा वीडियो, डू वॉच इट। चलो, ऑस्ट्रेलिया विन 6th मेंस आईसीसी क्रिकेट वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया जीता, इंडिया हारा है। और कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया? 10 टीम्स ने किया है। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन कौन थे? पैट क्यूमिंस थे, और इंडिया से रोहित शर्मा थे। ठीक है, फिनाले कहाँ खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात के अंदर खेला गया। ऑस्ट्रेलियन टीम की अगर हम बात करें तो इस बार तो फिनाले जीती है। टोटल कितनी बार फाइनल्स में अपीयर हुई है? 8 बार फिनाले में पहुंची है, 6 बार जीती है। सो कौन कौन सी बार जीती है? 87, 99, 2003, 7, 15 और 23। ये सारी बातें ध्यान रखेंगे हम। चलिए, कुछ एक रिकॉर्ड्स, जो शानदार रिकॉर्ड्स बने उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो विराट कोहली, उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक किया, 50 ओडीआई सेंचुरीज बना करके। रोहित शर्मा पहले बैट्समैन बने जिन्होंने 50 सिक्सेस वर्ल्ड कप के दौरान लगाए। मोहम्मद शमी इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर बनते हैं ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री के अंदर। एंजेलो मैथ्यूज, सिर्फ ये एक पॉइंट है जो आई डोंट नो हाउ उस 40 क्वेश्चन वाली वीडियो में मिस हो गया था, पर उसको अलग अलग तरीके से हमने कवर कर लिया, शॉर्ट्स में कवर कर लिया, क्विजेस में कवर कर लिया, यहाँ भी डाल दिया। एंजेलो मैथ्यूज जो कि श्रीलंकन ऑलराउंडर प्लेयर हैं, वो अभी तक के सभी इंटरनेशनल मेन विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स में पहले ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिनको टाइम आउट रूल की वजह से आउट करार दिया गया था। ठीक है, रिमूव कर दिया गया था, आउट तो हम नहीं बोलेंगे। चलिए, फिर विराट कोहली बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और यही मैं आपसे पूछ लेती हूँ, बताइए फाइनल मैच के अंदर प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला था? प्लेयर ऑफ द मैच किसमें? फिनाले के अंदर। जल्दी से नाम लिख करके बताएंगे। देन मोहम्मद शमी लीडिंग विकेट टेकर बनते हैं। और कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री हम क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप की देख लेते हैं। तो शुरुआत के जो 4 वर्ल्ड कप्स हुए थे ना, जब से 1975 से वर्ल्ड कप ओडीआई की स्टार्टिंग हुई है, तो उनको आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप ये सब नहीं कहा जाता था। किस नाम से जाना जाता था? तो पहले जो 3 क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप थे उनको प्रूडेंशियल कप कहा जाता था, यानी 75, 79 और 83 के। और उसके बाद जो 4th वर्ल्ड कप हुआ उसको रिलायंस कप कहा गया, स्पॉन्सरशिप रीजन से। उसके बाद से जो 5th वर्ल्ड कप था, तब से आईसीसी मेंस क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप नाम पड़ा। ठीक है, चलिए, अब ये आप देख सकते हो कि 2023 के अंदर होस्ट कौन था, विनर कौन था, रनर अप कौन था, और जो कैप्टन थे साहब वो कौन थे। ठीक है, विनिंग कैप्टन, ये विनिंग कैप्टन है। तो ये तो हमको कहानी पता है। अगला जो वर्ल्ड कप होगा 2027 में होगा। कौन होस्ट करेंगे? अफ्रीका, नमीबिया, जिम्बाब्वे मिलकर के करेंगे। 2031 में यानी 2031 के अंदर इंडिया और बांग्लादेश मिलकर के होस्ट करेंगे। जो फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था टूर्नामेंट, वो इंग्लैंड के अंदर हुआ था। उसमें वेस्ट इंडीज जीती थी, ऑस्ट्रेलिया को हराया था, और क्लाइव लॉयड जो हैं वो कैप्टन थे विनिंग टीम। देन ये भी एक आपके लिए क्रक्स है कि जो भी टीम्स हैं फाइनल में कितनी बार पहुंची, विनर कितनी बार हुई, रनर अप कितनी बार हुई, जब जीती तो कौन से साल थे, और रनर अप हुई तो कौन से साल थे। मैक्सिमम ऑस्ट्रेलिया जीती है। उसके बाद 3-3 कहाँ गए? 2-2 विन, सॉरी नॉट 3-3, 2-2 विन्स के साथ में इंडिया एंड वेस्ट इंडीज सेकेंड नंबर पे आते हैं। ठीक है, इंडिया के लिए पर्टिकुलरली जो भी बातें हैं ध्यान से देख लीजिएगा। हम 1983 और 2011 के अंदर वर्ल्ड कप जीते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रिकेट की दूसरी न्यूज़, वर्ल्ड कप ही अकेला नहीं था, और भी चीज़ें हुई थी। तो अब हम आते हैं कि आईसीसी ने मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो होस्ट है या जो वेन्यू होने वाला है वो चेंज कर दिया है। श्रीलंका से कहाँ मूव हो गया है? साउथ अफ्रीका मूव हो गया। क्यों? क्योंकि श्रीलंका को बैन कर दिया गया है, या हम उसको बोलेंगे निरस्त कर दिया गया है, या क्यों? क्योंकि उसकी जो गवर्नमेंट थी वो बहुत इंटरफेरेंस कर रही थी। ठीक है जी। सो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप अब कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका के अंदर होगा। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड क्योंकि हटा दिया गया है अभी के लिए। और लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका ने कब होस्ट किया था? 2020 के अंदर होस्ट किया था। अब यहाँ पे एक जो एक चीज़ आपको दिख रही है, इस पर थोड़ा गौर फरमाइए। आईसीसी इम्प्लीमेंट स्टॉप क्लॉक सिस्टम। सो आईसीसी ने डिसाइड किया है कि जो स्टॉप क्लॉक सिस्टम है उसको ट्रायल बेसिस पे अप्लाई किया जाएगा 1 दिसंबर से अप्रैल 2024 तक। इसके तहत क्या होगा कि भाई अगर 3 बार से ज़्यादा आपने ओवर जो चेंज होते हैं, तो 2 ओवर्स के बीच में अगर 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले लिया बॉलिंग टीम ने, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। 5 एक्स्ट्रा रन सामने वाली टीम को दे दिए जाएंगे। पेनल्टी ऑफ 5 रन्स बॉलिंग साइड वालों को मिलेगी अगर वो 3 बार से ज़्यादा एक इनिंग में
अगला ओवर शुरू करने में 1 मिनट से ज़्यादा का समय लगा लेते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं स्टॉप क्लॉक सिस्टम। देन आईसीसी बैन्स ट्रांसजेंडर प्लेयर्स फ्रॉम इंटरनेशनल विमेंस क्रिकेट। आईसीसी का एक डिसीजन आया कि नहीं भाई, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, जो मेल से फीमेल में किसी भी तरह से कन्वर्ट हो रहे हैं फ्रॉम विच एवर थेरेपीज एट्सेट्रा या ऑपरेशन एट्सेट्रा, वो इंटरनेशनल विमेंस क्रिकेट का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, बिकॉज फेयर नहीं होगा, फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत डिफरेंट होती है एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो इसकी वजह से कनाडा के डैनियल मैगी जो है, जो कि न्यूज़ में आई थी पहली ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने वाली, अब उनके ऊपर भी लग जाता है बैन, वो अब एलिजिबल नहीं होंगी। अगली जो न्यूज़ है वो आईसीसी हॉल ऑफ फेम से आ रही है। 3 लोगों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है, एडुल्जी, डिसिल्वा एंड सहवाग, 2 इंडिया से और 1 श्रीलंका से। सो आईसीसी ने अनाउंस किया है 3 क्रिकेट मैस्ट्रोस को आईसीसी हॉल ऑफ फेम के अंदर। इंडियन लेजेंडरी ओपनर वीरेंद्र सहवाग, फॉर्मर इंडियन विमेन टेस्ट स्किपर एंड कैप्टन रह चुकी डायना एडुल्जी, और श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा। अब इस एडिशन के बाद टोटल कितने खिलाड़ी आ जाते हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में? 118। और कितने इंडियन खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं? 8। राइट, कौन कौन है? सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीनू माकंड एंड डायना एडुल्जी एंड वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, एडुल्जी के बारे में देख लीजिए। पहली इंडियन फीमेल है जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में अपना नाम बनाया है, जिन्होंने अपना एंट्री ली है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। और 3 आईसीसी विमेंस चेस क्रिकेट कप्स में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, 2 में कैप्टन भी रह चुकी हैं। सचिन तेंदुलकर स्टैचू अनवील्ड एट वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम में लाइफ साइज स्टैचू जो है, यानी कि जो रियल लाइफ साइज होता है, उतनी बड़ी एक स्टैचू अनवील की गई है, और जिसके अंदर वो प्लेइंग अपने स्ट्रोक खेलते हुए दिखाए जा रहे हैं। इसको बनाया किसने है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रमोद कामले जी ने बनाया है। और जो सचिन तेंदुलकर का लास्ट मैच जो था, लास्ट गेम इंडिया के लिए, वो मुंबई के वानखेड़े में ही खेला गया था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 2013 में, जिसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे अचीवमेंट आपको सचिन तेंदुलकर जी के नाम के आगे दिख जाएंगे। इनके साल याद रखने ज़रूरी है, करने पड़ेंगे। अर्जुन अवार्ड 94 में, खेल रत्न 97 में, पद्मश्री 98 में, पद्म विभूषण 2008 में, और भारत रत्न 2014 के अंदर। और इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी रिटायर होने के बाद, प्लेइंग इट माई वे, जो पब्लिश हुई बाद में। AI नेम्ड कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है ना, AI, उसको कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस किया गया। और साथ ही साथ एक नया वर्ड इस डिक्शनरी में शामिल किया गया है, बेसबॉल। सो AI कॉलिन वर्ड ऑफ द ईयर बन जाता है। कॉलिन डिक्शनरी के लिए पढ़ रहे हैं, बाद में हम दूसरी डिक्शनरी के लिए अभी देखेंगे। और बेसबॉल जो है वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट जो ब्रैंडन मैककलम हैं, उन्होंने जब वो क्या बने, जब वो एक वर्ड मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, कोच मेंटर याद आ रहा था। जब वो कोच बने इंग्लैंड के, और उसके दौरान जो बैटिंग साइड है इंग्लैंड की, उन्होंने काफ़ी अग्रेसिव प्ले दिखाया, तो उसको बेसबॉल गेम टर्म कर दिया गया। और अभी जो इंग्लैंड टेस्ट एशेज सीरीज के दौरान देखा गया ना, सो उसमें काफ़ी ये टर्म पॉपुलर भी हुई। सो मैककलम जो है, उनको पॉपुलरली बैस कहा जाता है। और बेसबॉल यानी क्योंकि उन्होंने सिखाया है इस टीम को, तो अपने अंडर में उन्होंने इस तरह से बैटर्स को सिखाया कि वो बेसबॉल मारे हैं, बहुत अटैकिंग बैटिंग करते हैं। स्टाइल ऑफ क्रिकेट, तो बेसबॉल का डेफिनेशन क्या दिया गया इस डिक्शनरी में? स्टाइल ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन विच बैटिंग साइड अटेम्प्ट्स टू गेन इनिशिएटिव इन अ हाईली अग्रेसिव मैनर। शुभम गिल गुजरात टाइटंस कैप्टन फॉर IPL 2024, 2 भी नहीं है, बन चुके हैं। तो शुभम गिल को गुजरात टाइटंस का कैप्टन IPL 2024 के लिए बना दिया गया है। देन इंडिया हेड कोच जो राहुल द्रविड़ हैं, वो हेड कोच की तरह कंटिन्यू करेंगे टीम इंडिया के लिए, और जो सपोर्ट स्टाफ था वो भी कंटिन्यू करेगा एटलीस्ट टिल 2024 T20 वर्ल्ड कप, जो कि जून में होना है। सो राहुल द्रविड़ हेड कोच रहेंगे। उसी के साथ साथ जो बैटिंग कोच हैं विक्रम राठौड़ ही रहेंगे, बॉलिंग कोच पारस मामरे रहेंगे, एंड फील्डिंग कोच T दिलीप ही रहने वाले हैं। देन कमिंग ओवर टू सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए होती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, और क्रिकेट से ही रिलेटेड है। कौन सी टीम ने जीता है? पंजाब क्रिकेट टीम ने जीता है।
और पहली बार उन्होंने ये जीता है बड़ौदा टीम को हराकर। पहली बार जीते हैं और हराए किसको? बड़ौदा टीम को हराया। अनमोलप्रीत सिंह ने सेंचुरी मारी है फाइनल के अंदर और पहली बार ही किसी ने सेंचुरी हिट की है। डोमेस्टिक क्रिकेट तो है, लेकिन कौन से फॉर्मेट में खेला जाता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो क्रिकेट टूर्नामेंट है तो T20 के फॉर्मेट के अंदर इंडिया में खेला जाता है। ठीक है, तो क्रिकेट के जगत से तो सारी खत्म हो जाती है न्यूज़। अब हम बाकी स्पोर्ट की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले देखते हैं IBSF बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 तो वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप समझिएगा इसको। 26th टाइम वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप पंकज आडवाणी जी ने जीत ली है। एस बिलियर्ड्स प्लेयर है इंडिया से, नीड्स नो इंट्रोडक्शन। और ये कहाँ हुई? IBSF बिलियर्ड्स चैंपियनशिप दोहा, कतर के अंदर ये खेली गई। अब हम आ जाते हैं टेनिस की तरफ। सो नोवाक जोकोविक विंस रिकॉर्ड 7th ATP फाइनल्स टाइटल। नोवाक जोकोविच ने 7th ATP टाइटल अपने नाम किया है और ये रिकॉर्ड जीत दर्ज हुई है, मैक्सिमम हो गया है क्योंकि टुरिन के अंदर इन्होंने जीता। 2023 का जो ईयर इनका था, उन्होंने शुरुआत उसकी किससे की? 10th ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल अपने नाम किया। फिर 23rd नंबर का ग्रैंड स्लैम सिंगल्स ट्रॉफी अपने नाम की। क्या जीत करके? फ्रेंच ओपन जीत करके, और राफेल नडाल का भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा। अगर हम बात करें ATP की तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, और जो मेल का जो टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं इसके थ्रू होते हैं। ATP टूर, ATP चैलेंजर टूर, ATP चैंपियंस टूर, ये सारे ATP करवाता है। देन ये क्वेश्चन जो मैंने आपको जब साइंस टेक और डिफेंस लास्ट वीडियो में मैं पढ़ा रही थी, तो जाते जाते क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके डेविस कप जीता है 47 ईयर्स के बाद में? आंसर इज इटली। इटली हैज़ बीटन ऑस्ट्रेलिया, और ये हुआ कहाँ? स्पेन के अंदर हुआ। लास्ट जब इटालियंस जीते थे डेविस कप तो 1976 के अंदर जीते थे। अभी तक डेविस कप क्या है? पहले तो ये टेनिस टूर्नामेंट है, देशों के बीच में होता है, इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट है। तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम कौन से देश की रही? यूनाइटेड स्टेट्स की रही है। 32 टाइम्स इन्होंने डेविस कप जीता है। सेकेंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया रही है। डेविस कप, लाइक आई टोल्ड यू, टेनिस टूर्नामेंट है बिटवीन नेशनल टीम्स, यानी अलग अलग देशों की टीम्स के बीच में। देन मैक्स वर्स्टैपन बीट्स लेक्लेर्क अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में विक्ट्री लेने के लिए। सो मैक्स वर्स्टैपन ने एक और ग्रैंड प्री अपने नाम कर लिया है। कौन सा है ये? अबू धाबी ग्रैंड प्री। उससे पहले इतने सारे ग्रैंड प्री ऑलरेडी इन्होंने अपने नाम किए हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन है और भी हैं। सो ब्राजीलियन, साओ पोलो, इटालियन, डच, हंगेरियन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रियन, और उसके बाद में अब आप अबू धाबी ग्रैंड प्री भी देख रहे हो। उसी के साथ आप देखो एक और लास वेगस ग्रैंड प्री, ये भी मैक्स वर्स्टैपन के नाम में है। इंडिया क्लेम्स 9 मेडल्स एंड टॉप स्टैंडिंग एट 23rd एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप। सो 23rd एडिशन ऑफ एशियन पैरा आर्चरी यानी तीरंदाजी पैरा कैटेगरी की जो चैंपियनशिप हुई, कहाँ हुई? नंबर 1 बैंकॉक के अंदर हुई। इंडिया ने टॉप किया है। ठीक है, मेडल टैली में हमने टॉप किया है। कितने मेडल्स लाए हैं हम? 9 मेडल्स लाए हैं। कितने लाए हैं? 9 मेडल्स। अभी तक की हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस ये दर्ज की गई है, और 9 मेडल्स के अंदर 4 गोल्ड मेडल्स भी शामिल हैं। साउथ कोरिया सेकेंड आया है। उससे पहले हमारा थोड़े ही टाइम पहले पैरा कैटेगरीज की अगर हम और बात करें तो पैरा एशियन गेम्स हुए थे, ठीक है, जिसमें हम 111 मेडल के साथ 4th नंबर पे आए थे, और ये हांगझाओ चाइना के अंदर हुए थे। और उससे थोड़ा टाइम पहले की बात करें तो पैरा कैटेगरी में ही देवेंद्र झांझरिया हैं, जिनको ऐसे पहले पैरा एथलीट हैं जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया ईयर 2022 के अंदर। तो ये दोनों थोड़े स्टैटिक के पॉइंट्स मान लीजिए, ठीक है, रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट्स हो गए। देन इंडिया फिनिशेस एशियन आर्चरी चैंपियनशिप। अभी इससे पहले हमने पैरा कैटेगरी के बारे में पढ़ा था, अब ये एशियन आर्चरी चैंपियनशिप है, ये भी बैंकॉक में हुई। 7 मेडल्स के साथ में हम सेकंड पोजीशन पे रहे। यहाँ पे जो साउथ कोरिया है वो टॉप पे रहा था। यस, एंड अगला जो एशियन आर्चरी चैंपियनशिप होगा ये 23rd एडिशन था। अब जो 24th एडिशन होगा वो कहाँ होगा? बांग्लादेश के अंदर होगा। इंडिया लिफ्ट्स विमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 टाइटल ओवर जापान। ये बात हो रही है हॉकी की, ठीक है। तो इंडिया ने जीता है विमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। कौन से स्पोर्ट में? हॉकी में। किसको हराया? जापान को हराया है। और ये कहाँ हुआ? रांची, झारखंड के अंदर ये टूर्नामेंट पूरा चल रहा था। वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप। सो चाइनीज मार्शल आर्ट एक तरह से वुशु है ना, तो उसके अंदर
हमारे जो खिलाड़ी हैं मेडल लेकर के आए हैं, गोल्ड मेडल नहीं ला पाए, सिल्वर और ब्रॉन्ज लाए, लेकिन पीएम मोदी जी ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है, तो हमें ध्यान देना है। पर्टिकुलरली कौन सा खिलाड़ी वुशु से जुड़ा हुआ है वो थोड़ा ध्यान देंगे। तो रोशबीना देवी, कुशल कुमार और छवि ये लेकर के आए मेडल 16th वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप में, जो कहाँ कंडक्ट हुई, यूएसए के अंदर हुई। इंडिया की जो ओवरऑल पोजीशन थी वो 18th थी। और इसमें हम टॉप 3 कंट्रीज देखें तो चाइना, वियतनाम एंड मकाओ, ये टॉप 3 कंट्रीज रहे। ऑलराइट, सो स्काई डाइविंग में सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? ओके, कौन बन गई है? शीतल महाजन। शीतल महाजन बिकम्स द फर्स्ट वुमन टू स्काई डाइव। अब आपके नोट्स में हो सकता है फ्रॉम माउंट एवरेस्ट लिखा हो, तो ये माउंट एवरेस्ट से नहीं कूदी है, माउंट एवरेस्ट से भी ऑलमोस्ट बराबर या थोड़ी ऊंचाई की हाइट से इन्होंने हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है इन फ्रंट ऑफ माउंट एवरेस्ट। ओके, सो शी हैज बिकम द ओनली या द फर्स्ट वुमन टू स्काई डाइव फ्रॉम अ हाइट ऑफ 21,500 फीट इन फ्रंट ऑफ माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो ये क्लैरिटी थोड़ी रखिएगा। और इनको पद्मश्री मिल चुका है 2001 के अंदर, पॉपुलर स्काई डाइवर ये है। कनाडा वन फर्स्ट बिली जीन किंग कप। ये बिली जीन किंग कप टेनिस वाली कैटेगरी के साथ होना चाहिए था, पर ये क्लबिंग नहीं हो पाई है। बिली जीन का विमेन टेनिस के अंदर दिया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कनाडा पहली बार बिली जीन कप जीता है, हराया किसको है? इटली को इसने हराया है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। ये स्टैटिक के कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कि डेविस कप टेनिस मेन से रिलेटेड है और कंट्री लेवल पे 1900 से शुरू हो रखा है। लॉर्ड डर्बी कप है रग्बी के लिए, बिली जीन कप विमेन टेनिस के लिए दिया जाता है 1963 से। होल्कर ट्रॉफी है जो कि ब्रिज के लिए दी जाती है। AIFF फीफा टैलेंट अकेडमी, सो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF, उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास फुटबॉल अकेडमी एस्टैब्लिश की है भुवनेश्वर, ओडिशा के अंदर। ओडिशा ग्रास रूट लेवल पे फुटबॉल को पॉपुलर करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठा रहे हैं, उनमें से एक स्टेप भी हो जाता है। तो AIFF फीफा अकेडमी जो कि फीफा टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम के तहत डेवलप हो रही है और ग्रास रूट लेवल पे फीफा फुटबॉल को काफ़ी पॉपुलराइज करेगी इन द टाइम टू कम। देन कमिंग ओवर टू फीफा वर्ल्ड कप 2034, सो सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा 2034 में फीफा वर्ल्ड कप। ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर कि इस साल, उस साल, उससे आगे वाले साल कौन होस्ट करने वाला है। तो 2034 में कौन होस्ट होगा फीफा वर्ल्ड कप का? सऊदी अरेबिया। और ऐसा क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अनएक्सपेक्टेडली अपना नाम वापस खींच लिया। नहीं जी, हम नहीं कर सकते। तो 3 कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिका के। ये तो हो गई 2034 की बात। अब हम बात करते हैं 2026 की, जो फीफा वर्ल्ड कप होना है। सो फीफा वर्ल्ड कप 2026 कौन होस्ट करेगा? नॉर्थ अमेरिका की 3 कंट्रीज हैं, USA, मैक्सिको, कनाडा, ये होस्ट करेंगे। देन 2030 की बात करें तो देखिए 26 में, 30 में, तभी तो जाके 34 का नंबर आएगा। तो ये तो नॉर्थ अमेरिका की 3 कंट्रीज हो गई। 30 में कौन होस्ट करेगा? मोरक्को, पोर्चुगल, स्पेन। और फिर 34 में सऊदी अरेबिया का नंबर आएगा। हाँ, नेशनल गेम्स भी डिस्कस करने थे, राइट, ठीक है। सो 37th नेशनल गेम्स इन गोवा। 37 नेशनल गेम्स कहाँ कंक्लूड हुए? कहाँ हो रहे थे? गोवा के अंदर हो रहे थे, कंक्लूड हो गए। कौन सा एडिशन था? 37 था, ध्यान रखेंगे। किसने अडॉप्ट किया है ऐसा? महाराष्ट्र ने जीता है फर्स्ट पोजीशन। कितने मेडल्स के साथ में? पहली बार 200 से ज्यादा मेडल्स किसी टीम ने जीते हैं। 228 मेडल्स के साथ महाराष्ट्र आया है टॉप के ऊपर। और इनको राजा बालेंद्र सिंह ट्रॉफी दी गई क्योंकि सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स जो टीम जीतती है उसको ये ट्रॉफी दी जाती है। गोवा ने होस्ट किया है पहली बार हिस्ट्री के अंदर नेशनल गेम्स। और सेकेंड और आगे की पोजीशंस पे कौन आया? तो सेकेंड पोजीशन पे सर्विसेज टीम आई है और थर्ड पोजीशन पे हरियाणा रहा। महाराष्ट्र फर्स्ट टीम बन जाती है, लाइक आई टोल्ड यू, 200 मेडल का नंबर क्रॉस करने वाली। और अब जो 38th एडिशन होगा नेशनल गेम्स का, वो कौन होस्ट करेगा? उत्तराखंड होस्ट करेगा। ठीक है जी, ये रही प्रॉपर मेडल टैली। तो महाराष्ट्र पे टॉप पे 228 मेडल, सर्विसेज सेकंड नंबर पे 126, ये वाले नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। हरियाणा थर्ड पोजीशन पे रहा। देन 13th हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2023, तो कौन सी टीम है जिसने जीता है? तो पंजाब ने 13th हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप अपने नाम की है और हराया हरियाणा को। कहाँ हो रहा था ये टूर्नामेंट? चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन जो मैंने आपसे अभी पूछा था
कि फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया गेम्स तो होते ही रहते हैं, फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स होंगे और कहाँ होंगे, नई दिल्ली के अंदर होंगे, दिसंबर 10 से 17 होंगे। इसका ऑफिशियल मैस्कॉट ये स्पैरो, जिसका नाम क्या है, उज्ज्वला, उज्ज्वला रखा गया है। सविता पुनिया नॉमिनेटेड फॉर FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। सो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने अपने जो अवार्ड्स होते हैं, एनुअल अवार्ड्स होते हैं, उनके लिए एक और बार सविता पुनिया का नाम नॉमिनेट हुआ है। दैट इज अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर अस। 2 बार ये अवार्ड जीत चुकी हैं ऑलरेडी, अभी मैं बताऊंगी। सो इंडियन विमेन हॉकी टीम की कैप्टन भी है और गोलकीपर भी है सविता पुनिया। लगातार तीसरी बार, थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम इनको नॉमिनेशन मिला है। और इनकी अगर बात करें, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, तो जो एशियन गेम्स हांगझाओ चाइना के अंदर हुए थे अभी 2023 में, उसमें इंडिया ब्रॉन्ज लेकर के आया। शी वॉज लीडिंग द टीम। और उस विमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है उसको हमने जीता और उसमें भी शी वॉज लीडिंग द टीम। देखिए पास्ट में कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड्स जीते हैं। सो सविता पुनिया ही हो जाती है गोलकीपर ऑफ द ईयर, इनको 2 साल मिला है लगातार, 21 और 22। हरमनप्रीत सिंह बेस्ट मेल हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 21-22 में लगातार इनको मिला है। PR श्रीजेश मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर 21-22 में इनको मिला है। देन सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023। सुल्तान ऑफ जोहर कप कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको, हॉकी से जुड़ा हुआ है। अंडर 21 कैटेगरी ऑफ हॉकी के लिए ये कप दिया जाता है, ठीक है, अंडर 21, जिसको हम जूनियर कैटेगरी भी बोल देते हैं। सो इंडिया बीट्स पाकिस्तान टू विन ब्रॉन्ज एट 11 सुल्तान ऑफ जोहर कप। और ये कहाँ खेला जाता है, ये मलेशिया के अंदर खेला जाता है, जोहर मलेशिया। याद रखिएगा ये पॉइंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे मैं ये चीज़ पढ़ा रही हूँ। ये मत सोचिएगा जूनियर का है तो नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, नो, अब इतने डिमार्केशंस नहीं रह गए हैं। सो इंडिया ने किसको हराया ब्रॉन्ज लेने के लिए, पाकिस्तान को हराया है, ब्रॉन्ज ले लिया है। और इसी के साथ उनका फर्दर सिलेक्शन हो जाता है, जो वर्ल्ड कप होगा FIH जूनियर वर्ल्ड कप, उसके लिए कहाँ खेला जाएगा, ये कुआलालंपुर में दिसंबर में खेला जाएगा, ठीक है। 2022 में यानी लास्ट ईयर हमने जीता था ये, इस बार हमने ब्रॉन्ज मेडल लिया 23 के अंदर। देन चेस की बात करें तो वैशाली एंड विदित गुजराती फीडे ग्रैंड स्विस टाइटल्स जो है वो UK के अंदर खेले गए, जिसमें जो विमेंस टाइटल है वो वैशाली ने अपने नाम किया है और ओपन टाइटल विदित गुजराती ने अपने नाम किया है। पहली वुमेन या पहली फीमेल जिन्होंने ग्रैंड स्विस जीता वो वैशाली बन जाती हैं। और वैशाली प्रज्ञानंदा की सिस्टर हैं। सो वैशाली और उनके यंगर ब्रदर प्रज्ञानंदा पहली ब्रदर सिस्टर की जोड़ी है जिनको कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के अंदर क्वालिफिकेशन मिल गया। और अब अगर हम देखें लेटर, बिकॉज दिसंबर की न्यूज़ है हालांकि, कि अब ये ब्रदर सिस्टर डुओ बन जाते हैं जो कि ग्रैंड मास्टर्स हैं। देन अनीश भानवाला बिकम्स फर्स्ट इंडियन शूटर टू विन अ मेडल, किसमें, 25 मीटर रैपिड फायर के अंदर ISSF वर्ल्ड कप, जो इंडियन इंटरनेशनल शूटिंग जो होती है, वर्ल्ड कप जो होता है, उसमें 25 मीटर रैपिड फायर में पहली बार किसी हिंदुस्तानी ने मेडल जीता है। कौन सा मेडल हम लाए, ब्रॉन्ज मेडल हम लेकर के आए हैं। और ये कहाँ हुआ, चैंपियनशिप दोहा कतर के अंदर हुआ। पिस्टल 25 मीटर रैपिड पिस्टल इवेंट के अंदर इन्होंने मेडल जीता है। उसके बाद कुछ शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 आर्चर दीपिका कुमारी, जो कि इंडिया की नंबर 1 भी है, उन्होंने 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल नेशनल गेम्स में अपने नाम किया। देन नोवाक जोकोविच पेरिस मास्टर्स टाइटल 7th टाइम अपने नाम कर लेते हैं। कौन से कंट्री को बिलोंग करते हैं जोकोविच, सर्बिया को बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रेलियन विमेन कैप्टन मैग लैनिंग ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। मार्लन सैमुअल्स जो कि फॉर्मर वेस्ट इंडीज प्लेयर हैं, उनको 6 ईयर का बैन लग चुका है, फॉर्मर ही बोलेंगे चलिए। सो ये हो जाती है स्पोर्ट्स की न्यूज़ भी खत्म। देन अब हम आते हैं थर्ड एंड फाइनल कैटेगरी ऑफ न्यूज़ पे, जो भी थोड़ी बड़ी रहेगी क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको डिस्कस करनी है, दैट इज दी इंटरनेशनल कैटेगरी। चालू करें, स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ भी एक क्वेश्चन के साथ में। चलिए, साइक्लोन मिथिली, क्या नाम है साइक्लोन का, मिथिली, इंडिया को हिट नहीं किया है, राइट। सो साइक्लोन मिथिली मेक्स लैंडफॉल ऑन बांग्लादेश कोस्ट रिसेंटली। आपसे पूछा जा रहा है दिस नेम वाज गिवन बाय विच कंट्री। इंडियन ओशन में जो भी साइक्लोन्स वगैरह आते हैं उनके नाम ओशन जो टचिंग कंट्रीज होते हैं यूजुअली वही रखते हैं, है ना। आपसे पूछा है मिथिली जो नाम है वो किसने दिया है। और आगे बढ़े उससे पहले जल्दी से
एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 बैच के बारे में जान लीजिए, जो कि सिर्फ एसएससी के काम का नहीं है। अगर आप स्टेट पीएससी दे रहे हो और सेंट्रल लेवल की जीके तैयार करनी है, 100% रेफर टू दिस। कोई भी वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हो, 100% रेफर टू दिस फॉर योर जीए नीड्स। यहाँ से जनरल अवेयरनेस पढ़ने के बाद कहीं और से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो कि प्रिंटेबल भी होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन हम लोग जनवरी से स्टार्ट करेंगे। डिटेल पीवाईक्यू डिस्कशंस मिल जाएंगे। पीवाईक्यूज आपको एसएससी के ही मिलेंगे। अभी धीरे धीरे बाकी एग्जाम्स के हम अलग अलग कोर्सेज के नाम से लेकर के आएंगे आपके लिए। मॉक पेपर्स आपको मिल जाएंगे। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूडेड है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और स्टैटिक जीके, राइट। और रिचा आई थिंक 25, रिचा 20 या 25, मुझे कंफर्म नहीं है। वो कोड लगाने से आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं तो कॉन्टैक्ट ऑन द व्हाट्सएप नंबर। ये कोड ना पुराना हो गया, पहले 15% डिस्काउंट था, नाउ यू आर गेटिंग गुड डिस्काउंट। आई थिंक 20 या 25% डिस्काउंट आपको मिल रहे हैं। और ट्राई कीजिएगा रिचा 20 या रिचा 25 लगा के, आई एम नॉट श्योर बिकॉज, ठीक है। और नहीं तो आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कीजिएगा, वहाँ से आपको कूपन्स की हेल्प मिल जाएगी। नहीं तो कुछ वेलकम कूपन्स भी आपको मिल जाएंगे ऐप के ऊपर, ठीक है। कुल मिला के काफ़ी सारे डिस्काउंट्स अवेलेबल है। यू कैन अवेल अप टू 33% डिस्काउंट। डेली की स्कॉलरशिप क्विज आती हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम वगैरह पे, आप चेक कीजिएगा। 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, अगर आप उनका सही आंसर कर देते हो आप अप टू नहीं, आप 33% डिस्काउंट ले सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे। पेड्रो सांचेज री इलेक्टेड एज स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर। स्पेन के नए वापस से प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए? पेड्रो सांचेज, स्पेन सांचेज। देन ल्यूक फ्रीडन टेक्स चार्ज एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग। और इनको बधाई दी हमारे पीएम साहब ने, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हो जाता है। ये रहा लग्जमबर्ग, ये इधर। सो ल्यूक फ्रीडन लग्जमबर्ग के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। क्रिस्टोफर ल्यूक्जिन न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने। अब लग्जमबर्ग के लग्जन देख के मत मार्क कर देना, ठीक है। ल्यूक्जिन जो है, या लग्जन जो है, नॉट ल्यूक्जिन, न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये रहा न्यूजीलैंड। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीजी मुर्मू को वाइस चेयर ऑफ यूएन एक्सटर्नल ऑडिटर्स पैनल अपॉइंट कर लिया गया है। यूएन का जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स का पैनल होता है, उसके वाइस चेयर के तौर पे हमारे मुर्मू साहब अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, फॉर 2024। और इस पैनल के अंदर टोटल 12 लोग होते हैं जिनको वाइस चेयर अब ये करेंगे। इससे पहले हम देख लें कि 2023 के अंदर मुर्मू जी को 4 साल के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी अपॉइंट किया गया था। और ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के रह चुके हैं। क्योंकि हम सीएजी की बात करें, कैग की बात करें, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल 148 है जो बात करता है इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, एंड आर्टिकल 149 है जो बात करता है इनकी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड। अमित एस तेलांग अपॉइंटेड इंडियन एनवॉय टू कैरेबियन कम्युनिटी। कैरेबियन कम्युनिटी है ना, अगर आप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका देखेंगे, साइड में आपको कैरेबियन आइलैंड्स दिख जाएंगे, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका के ऑफ साइड में आपको दिखेंगे। तो कैरेबियन कम्युनिटी के इंडियन एनवॉय अमित एस तेलांग जी को बना दिया गया है। और साथ ही साथ अनिल कुमार राय हैं जिनको एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इथियोपिया बनाया गया है, ठीक है। चलिए, अब जो एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इथियोपिया अभी सर्व कर रहे हैं, उनका अपॉइंटमेंट अब दूसरी पोजीशन पे किया गया, तभी तो यहाँ पे फ्रेश अपॉइंटमेंट होगा। तो रॉबर्ट शेकिनटोंग अपॉइंटेड एज नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ मोजाम्बिक। यहाँ पे आ रहा है ये मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक में इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर कौन होंगे? रॉबर्ट शेकिनटोंग जी होंगे। और इससे पहले ये इथियोपिया में इंडिया के एम्बेसडर थे, ठीक है। तो ये हटेंगे, तभी अनिल कुमार राय एम्बेसडर ऑफ इथियोपिया के तौर पे पोजीशन संभालेंगे। 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड के तौर पे किसको जगह मिल गई है? किसको मिली है? अंकोर वत को। अंकोर वत जो हम बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल, पर ध्यान दीजिएगा ये हिंदू टेम्पल के तौर पे बनाया गया था, लेकिन अब ये बुद्धिस्ट टेम्पल के तौर पे एग्जिस्ट करता है। सो कंबोडियाज क्राउन ज्वेल अंकोर वत नेम्ड 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे आप देखोगे एंशिएंट हिंदू टेम्पल ऑफ कंबोडिया। तो डोंट गेट कंफ्यूज, आज के टाइम में वहाँ पे हिंदुइज्म की प्रैक्टिस नहीं होती, अब वो बुद्धिज्म है, लेकिन एंशिएंट टाइम में हिंदू टेम्पल हुआ करता था। और इसने इटली के पॉम्पे को भी पीछे छोड़ दिया है और ये 8th वंडर के तौर पे एस्टैब्लिश हो चुका है। ये खेमर आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा उदाहरण है और
इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी दर्जा दिया गया है 1992 में कॉम्प्लेक्स के तौर पे। सो अंकोर वत जो है उसके साथ में अंकोर थोम एंड बायोम टेम्पल, ये सब मिल करके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किए गए थे। ये जो अंकोर वत है इसको किंग सूर्यवर्मन II ने बनवाया था 12th सेंचुरी में, और ओरिजिनली इसको भगवान विष्णु को डेडिकेटेड बनाया गया था, लेकिन 12th सेंचुरी के एंड होते होते तक यहाँ पे बुद्धिज्म का बढ़ावा मिलने लग गया और ये बुद्धिस्ट टेम्पल के तौर पे कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, चलो। नेपाल बिकम्स द फर्स्ट साउथ एशियन नेशन टू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर करने वाला सबसे पहला साउथ एशियन नेशन बन जाता है नेपाल। यहाँ पे परमिशन तो पहले से थी सेम सेक्स मैरिज की, पर रजिस्ट्रेशन अब हुआ है। और ताइवान दूसरा कंट्री बन जाता है एशिया के अंदर सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज करने वाला। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट जो है नेपाल की, उन्होंने 2007 में ही परमिट कर दिया था कि हाँ जी सेम सेक्स मैरिज परमिसिबल है। इंडिया नेम्ड द चेयर ऑफ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2024। ISO यानी इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन में 2024 में चेयर के तौर पे कौन सी कंट्री को, यानी कौन लीड करेगा, इंडिया लीड करेगी। और ये डिसीजन 63rd काउंसिल मीटिंग जो हुई लंदन में उसमें अनाउंस किया गया। इंडिया की बात करें तो हम लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं शुगर केन के इन द एंटायर वर्ल्ड। और अगर हम वेस्टर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो ब्राज़ील लीड करता है शुगर केन के कॉन्टेक्स्ट में, और अगर हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो इंडिया लीड करता है। इंडिया में भी टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? गन्ना कहाँ सबसे ज्यादा उगता है? उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश टू जॉइंटली इनॉग्रेट 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। 2 इनॉग्रेट नहीं, इनॉग्रेट हो गया है। तो 1 नवंबर को पीएम मोदी जी ने और शेख हसीना जी ने मिलकर के इंडियन असिस्टेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं 3, जो इंडिया की मदद से बने हैं बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, और मेजरली उसका बेनिफिट बांग्लादेश को मिलेगा और कुछ ऑफ कोर्स इंडिया को भी मिलेगा। वो 3 प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जो इनॉग्रेट किए गए? पहला आता है अखवारा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, दूसरा आता है खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, और तीसरा आता है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2। ये जो है तीनों ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कनेक्टिविटी और रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अखवारा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो टोटल 15 किलोमीटर का ये होने वाला है, जिसमें 5 किलोमीटर इंडिया में और 10 किलोमीटर बांग्लादेश में आएगा। और इससे क्या होगा, देखो क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट है तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और जो ट्रैवल टाइम होता है पर्टिकुलरली अगरतला और कोलकाता वाया ढाका, ये काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। देन खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट इंडियाज़ फर्स्ट लाइन ऑफ क्रेडिट जो बांग्लादेश को दी गई थी उसमें 2010 के अंदर इंक्लूड किया गया था। फिर मैत्री सुपर थर्मल प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो 2017-2017 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। 1320 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट होने वाला है ये रामपाल बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के अंदर, और ये जॉइंट वेंचर है एनटीपीसी का और साथ में बीपीडीबी का 50-50 जॉइंट वेंचर है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के ऊपर। वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP28 जो होता है, COP28 टू UNFCCC दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये इसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट, और ये 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक COP28 हो रहा है। कहाँ हो रहा है? UAE की प्रेसिडेंसी के अंदर हो रहा है। तो इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, पीएम मोदी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के अंदर। अब COP26 जो ग्लासगो के अंदर हुआ था यूके में, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट ऑफ कोर्स किया था, और उन्होंने 5 स्पेसिफिक टारगेट्स रखे थे जिनको हमने पंचामृत कहा था। तो ये अब अगले जो आप पॉइंट्स देखोगे वो देखोगे कि इंडिया का क्लाइमेट को लेकर के कितना स्ट्रांग एक फुटिंग है और उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो पीएम मोदी ने उस समय COP26 में अनाउंस किया था मिशन लाइफ फॉर एनवायरमेंट, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट दैट इज लाइफ, और हमने ये भी अनाउंस किया था कि हम नेट जीरो स्टेटस चाह रहे हैं 2070 तक। और इंडिया की जब G20 प्रेसिडेंसी थी उसमें भी हमने क्लाइमेट चेंज को एक इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी में रखा था। अब COP28 जो है वो इन्हीं सारे एरियाज को और आगे ले जाने का काम करेगा। वर्ल्ड्स बिगेस्ट आइसबर्ग ऑन द मूव आफ्टर 30 ईयर्स। सो एंटार्क्टिका का एक आइसबर्ग है, दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग। वो 3 डेकेड्स यानी 30 सालों तक मूव नहीं किया, और अब ओशन वाटर मूवमेंट्स और विंड की वजह से अब वो मूवमेंट में देखा जा रहा है, और उसका नाम क्या है?
A23A, राइट, और स्टेशनरी था काफ़ी समय तक, अब ये मूव कर रहा है। ये जो आइसबर्ग है ये ओरिजिनेट कहाँ हुआ, तो वेस्ट एंटार्क्टिका के, ये आपने आई थिंक नहीं पहले नहीं पढ़ाया होगा, अभी रिसेंटली, तो फेल्शनर-रॉन आइस शेल्फ है 1986 में, उससे ये आइसबर्ग अलग हुआ था और अब स्ट्रॉन्ग विंड्स और ओशन करंट्स के चलते इसके अंदर स्पीड या थोड़ा मूवमेंट देखा गया है। तो यहाँ से टूट करके अप्रॉक्सीमेटली ये वो आइसबर्ग है जो मूव कर रहा है। दिस इज द आइसबर्ग विच इज स्टार्टेड शोइंग मूवमेंट। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल AIESC मीटिंग कहाँ हुई, IIT गुजरात के अंदर हुई, IIT गांधीनगर गुजरात के अंदर इस मीटिंग को कंडक्ट करवाया गया। बस इसमें यही बात है और कुछ भी नहीं, आगे आ जाओ। फिलीपीन अनाउंसेस एग्जिट फ्रॉम चाइनाज BRI, चाइना का बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो है, नॉट बॉर्डर रोड इनिशिएटिव सॉरी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो उससे फिलीपींस ने अनाउंस किया है कि हम इसका हिस्सा नहीं होना चाह रहे हैं। सो ये जो BRI है, मुझे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन याद आ रहा था BRO से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं ना BRO के बारे में, यहाँ BRI की बात चल रही है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सो ये चाइनीज़ गवर्नमेंट ने 2013 के अंदर शुरू किया था, जिसमें काफ़ी सारे देशों के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते, सब्सिडाइज रेट पे सारे करवाते, और अगर वो पे नहीं कर पा रहे होते तो वो हिस्सा चाइना के अंडर में आता जाता। तो ये फिलीपींस वाला हिस्सा है जो आपको दिख रहा है, एंड दे हैव स्टेप्ड आउट ऑफ इट, BRI। CBSE to open new administrative office in UAE। सो UAE में जो इंडियन एक्सपैट्रिएट्स हैं, यानी यहाँ के लोग जो वहाँ जाकर के रह रहे हैं, उनके लिए काफ़ी समय से डिमांड थी कि UAE के अंदर CBSE का ओपन स्टार्ट हो, ताकि यहाँ पे भी CBSE स्कूल्स वगैरह को बढ़ावा मिले, और वो हो रहा है। देन सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम। सो सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम कहाँ हुआ, हेग के अंदर हुआ, और ये WHO का एक इनिशिएटिव है जिसके तहत जो मेडिसिन है या हेल्थ टेक्नोलॉजीज हैं उनका एक्सेस बढ़ाने के लिए काम किया जाता है और डिस्कशंस होते हैं। चिली बिकम्स 95th मेंबर ऑफ ISA, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस सनशाइन कंट्रीज का एक ग्रुप है, यूजुअली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करते हैं, और कुछ थोड़े ऊपर भी लाई करते हैं। अब तो सारे UN मेंबर नेशंस के लिए ओपन कर दिया गया इसका मेंबर बनना। 95th मेंबर रेक्टिफिकेशन करने के बाद, देखिए कुछ होते हैं सिग्नेटरी मेंबर, जैसे आप देखोगे 120 सिग्नेटरीज कंट्रीज हैं ISA के, यानी जिन्होंने अपनी इच्छा जाहिर कर रखी है कि हम ISA का मेंबर बनना चाहते हैं। लेकिन फिर जो अपने देश जाते हैं, अपनी पार्लियामेंट या अपने गवर्नमेंट से डिस्कस करते हैं और फिर फाइनल रेटिफाई कर देते हैं, साइन वगैरह कर देते हैं कि हाँ हम ऑफिशियली हिस्सा बन रहे हैं, वो उसमें 95th मेंबर बना है चिली। ठीक है, ISA किसका इनिशिएटिव था, इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव था, जो कि नवंबर 2015 के अंदर शुरू किया गया था सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। अगली जो न्यूज है, न्यू आइलैंड इमर्जेस आफ्टर अंडर सी वोल्केनो इरप्ट्स इन जापान। सो वोल्केनो इरप्ट हुआ, ऐसा इतना खूबसूरत सा आइलैंड नहीं निकला है, पर निकला है। सो जापान गेट्स अ न्यू आइलैंड आफ्टर अंडर सी वोल्केनो इरप्ट्स, और ये कहाँ, आयोवा जीमा एक आइलैंड है, उससे करीब 1 किलोमीटर ऑफ कोस्ट ये एक नया आइलैंड उभर के सामने आया है। आयोवा जीमा का नया नाम आयोटो आइलैंड रख दिया गया था 2007 के अंदर। नीपर रिवर, कैसे पढ़ते हैं इसको, नीपर, घुटने पर नीपर रिवर। सो न्यूज़ में नीपर रिवर आती है बिकॉज रशिया की मिलिट्री ने बोला कि भाई जो यूक्रेन है वो कोशिशें कर रहा है नीपर रिवर का जो ईस्टर्न बैंक है वो अपने एरिया में कर लें एंड ऑल दैट, पर हमने उसके मंसूबों को नाकाम कर दिया है। लाइक दिस कम्स इनटू न्यूज़, तो इसीलिए नीपर रिवर बन जाएगी आपके लिए इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर इसके बारे में पूछ सकता है कि कहाँ पर है ना, कहाँ कौन कौन से देशों से होकर के बहती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो नीपर रिवर जो है वो 4th लार्जेस्ट रिवर है यूरोप की, नंबर 1। सबसे बड़ी कौन सी है, वोल्गा, फिर दानूब और फिर यूराल, और उसके बाद में आती है नीपर। और ये मेनली बेलारूस और यूक्रेन के अंदर फैली हुई है, शुरुआत इसकी रशिया से होती है, राइट। तो ईस्टर्न यूरोप में नीपर रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज मेजॉरिटी हिस्सा बेलारूस का और यूक्रेन का है, जो कि ड्रेन करती हैं, बट इट ओरिजिनेट्स इन रशिया, मॉस्को, वेस्ट ऑफ मॉस्को में इसकी शुरुआत होती है। काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी जो जुड़ करके बनाती है, आप मैप पे देखिए, यू विल अंडरस्टैंड बेटर। सो ये रशिया वाला हिस्सा, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है, और ये देखिए ये पूरी नीपर है। सो ये बेलारूस वाले हिस्से को ड्रेन कर रही है, ये पूरा यूक्रेन वाला हिस्सा है जो लेफ्ट और राइट में इसकी वजह से डिमार्केटेड या डिफ्रेंशिएटेड आप बोल सकते हो। देन सीज्मिक एक्टिविटी इन आइसलैंड, आइसलैंड के अंदर काफ़ी सीज्मिक एक्टिविटी देखी गई है, और क्यों उसका कारण अभी हम समझेंगे। तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित की गई
आइसलैंड के अंदर, क्योंकि 800 अर्थक्वेक बहुत जल्दी इस एरिया में देखे गए, पर्टिकुलरली रिकयेन्स पेनिनसुला के अंदर। तो रिकयेन्स पेनिनसुला कहाँ आता है? आइसलैंड के अंदर आता है। अगर आप आइसलैंड की पोजीशनिंग देखोगे तो मिड अटलांटिक रिज यहाँ से होकर के गुजरती है और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट भी आपको आपस में डाइवर्ज होती हुई दिखेंगी, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सीज्मिक एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलती ही रहती है। तो डाइवर्जेंस ऑफ नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट है अलोंग द मिड अटलांटिक रिज, और उसकी वजह से सीज्मिक एक्टिविटी काफ़ी दर्ज हुई। डोमिनिका क्रिएट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट मरीन प्रोटेक्टेड एरिया फॉर स्पर्म व्हेल्स। दुनिया का पहला मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, समुद्र में ही प्रोटेक्टेड एरिया फॉर स्पर्म व्हेल्स किसने क्रिएट किया? डोमिनिका ने क्रिएट किया है। डोमिनिकन रिपब्लिक जिसे हम बोलते हैं, ये साउथ अमेरिका है, ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, दिस इज डोमिनिकन रिपब्लिक, और इन्होंने ये किया है। यूएई इनॉग्रेट्स वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट। दुनिया का सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट जो सबसे बड़ा हो वो यूएई ने इनॉग्रेट किया है, अल दफा सोलर फोटोवोल्टेइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट, ये पूरा इसका नाम है। यूएई की नेट जीरो करने की टारगेट ईयर क्या है? 2050, जैसे हमारा 2070 है, और यूएई COP28 होस्ट कर रहा है, और उसी से पहले इसने ये इनॉग्रेट किया। देन एशियन मिलेट्स, सॉरी नॉट एशियन, आसिया इंडिया मिलेट्स फेस्टिवल 2023। आसिया इंडिया मिलेट फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट हुआ? जकार्ता के अंदर सेलिब्रेट किया गया। सो नवंबर 22 से 26 तक आसिया इंडिया मिलेट फेस्टिवल जकार्ता ने सेलिब्रेट किया, इतना आप ध्यान रखेंगे, और इसमें जो 10 आसिया मेंबर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ब्रिक्स वर्चुअल समिट। सो ब्रिक्स वर्चुअल समिट होस्ट किया गया पर्टिकुलरली बिकॉज यूएन के जो डायरेक्टर जनरल हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनका ये अपील था कि भाई जो ये गाजा स्ट्रिप को लेकर के और जो पूरा वॉर सिचुएशन चल रहा है इजराइल और हमस के बीच में पर्टिकुलरली, तो उसके कंसर्न को लेते हुए कोई ना कोई अहम नतीजा निकालें, ठीक है। तो ब्रिक्स वर्चुअल समिट भी उसके लिए होस्ट किया गया, किसने होस्ट किया? साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया। उसमें डिस्कशन हुए कि भाई वेस्ट एशिया में जो भी सिचुएशन चल रही है, इजराइल और हमस के बीच में जो वॉर सिचुएशन चल रही है, इसमें क्या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। साउथ अफ्रीका ने क्योंकि होस्ट किया है तो उसके हेड कौन है? साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा है। और इसमें जो ब्रिक्स के सारे मेंबर्स थे उन्होंने तो पार्टिसिपेट किया ही किया, साथ ही में 5 और ऐसे कंट्रीज, 6 कंट्रीज को हमने 6 कंट्रीज का एक तरह से एप्लीकेशन आया था, हमने उनको इन्विटेशन भेजा था ब्रिक्स कंट्रीज ने कि आप 1 जनवरी 2024 से हमारे मेंबर्स बन सकते हो। कौन से? अर्जेंटिना आई रैन टू सी यू, यानी अर्जेंटीना, जिसने कि मना कर दिया है कि नहीं, हम नहीं ज्वाइन करना चाह रहे हैं ब्रिक्स। सो सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड यूएई। अर्जेंटली आई रैन टू सी एंड यू, तो ईरान हो गया, एस से सऊदी अरेबिया हो जाता है, एंड ई से हो जाता है इजिप्ट, दूसरे ई से हो जाता है इथियोपिया, यू से हो जाता है यूएई। अर्जेंटली वाला हट गया है बिकॉज अर्जेंटीना ने अपनी इच्छा अभी प्रकट नहीं की है, तो इन्होंने भी इस मीटिंग को अटेंड किया। साइक्लोन माइकोंग, इसको मिचुआंग नहीं पढ़ते हैं, माइकोंग पढ़ते हैं। सो साइक्लोन माइकोंग टू हिट बे ऑफ बंगाल, द 4th स्टॉर्म दिस ईयर हिट हो चुका है, तमिलनाडु पे लैंडफॉल हो चुका है इसका। सो माइकोंग जो है उस इंडियन ओशन का या इंडियन वाटर्स का इस साल छठा और बे ऑफ बंगाल की तरफ आने वाला 4th साइक्लोन बन जाता है। और ये नाम किसने दिया? म्यांमार ने दिया है इसको, म्यांमार ने माइकोंग नाम दिया है। देन इस्थमस ऑफ क्रा लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट। सो इस्थमस ऑफ KRA, क्रा लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट क्या है? यहाँ पे आप, अभी मैं बड़े मैप पे भी दिखाऊंगी, थाईलैंड का एक इनिशिएटिव है कि भाई जो एक पुराना प्लान था हम उसको रिवाइव कर लें, ताकि अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड या साउथ चाइना सी तक जाने के लिए यहीं से रूट निकल जाए। और अगर ऐसा हो गया तो ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है सिंगापुर वाले एरिया में जो इधर आता है नीचे, तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का अपनी इंपॉर्टेंस लूज कर देगा, राइट। तो यही न्यूज़ है कि इस्तेमाल ऑफ क्रा लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट, थाई प्राइम मिनिस्टर जो है श्रेष्ठ थावसिन, उन्होंने इच्छा जाहिर की है, वो कोशिश कर रहे हैं एक प्लान जो कि लैंड ब्रिज के तौर पे शिप्स का मूवमेंट अलाउ करेगा इस इस्तेमस के थ्रू, जो शॉर्टकट की तरह काम करेगा पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशंस को करेक्ट करने के लिए, और जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है या मलक्का स्ट्रेट है उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। सो ये इंडियन ओशन वाले वाटर्स हो गए, यहाँ पे इधर पूरा पैसिफिक ओशन आ जाएगा। इनको कनेक्ट करने के लिए अभी कहाँ से मूवमेंट होता है? ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से।
अगर ये एस्थमस फंक्शनल हो गया तो सीधे यहीं से मूवमेंट पॉसिबल हो जाएगा, फर्दर साउथ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनिशियल आइडिया था कि 90 किलोमीटर का कनाल बनाया जाए जो कि अंडमान सी को और गल्फ ऑफ थाईलैंड को ज्वाइन करेगा। ये रही अंडमान सी, ये रहा गल्फ ऑफ थाईलैंड। और लेकिन इसकी वजह से जो क्रिटिकल वैल्यू है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की वो लूज हो जाएगी। सदर्न थाईलैंड में मलय पेनिनसुला को अलग करता हुआ ये इस्थमस है। देन इट कनेक्ट्स अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी। अब आप बड़े मैप पे यहाँ पे देखो, राइट। सो अभी जो मलक्कन स्ट्रेट है वो ये रहा, यहाँ से होकर के जाना होता है कनेक्ट अगर करना है। सो अब जो इस्थमस ऑफ करा है वो यहाँ पे कहीं बनाने की बात, प्रपोज्ड कैनाल जो है थाई कैनाल वो यहाँ पे कहीं आएगा, समवेयर हियर, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं, विच कंट्री हैज पुल्ड आउट ऑफ ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस इन यूरोप। सो कौन सा देश है यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है, एंड दैट इज रशिया। रशिया ने ऑफिशियली पुल आउट कर लिया है इंटरनेशनल सिक्योरिटी पैक्ट से, जो कि रेस्ट्रिक्ट करता था कन्वेंशनल वेपन्स का यूज करना। ये कह करके रशिया बाहर आ गया कि भाई जो नेटो का एक्सपेंशन हो रहा है ना वो मेरे लिए खतरा होता जा रहा है, इसलिए आई हैव टू लुक फॉर माय ओन सेफ्टी एंड दैट इज व्हाई आई एम कमिंग आउट ऑफ इट। कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर हैल्यूसिनेट। तो हमने पहले एक वर्ड देखा था AI कॉलिंस डिक्शनरी का, और अब कैम्ब्रिज जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी उसने अपना वर्ड ऑफ द ईयर बताया हैल्यूसिनेट। हैल्यूसिनेट का वैसे मीनिंग होता है कि आप अपना सेंस लूज कर देते हो, क्या एग्जिस्ट कर रहा है क्या नहीं कर रहा समझ नहीं आता, लेकिन इन्होंने इसकी डेफिनेशन को एक्सपैंड किया है, इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन बाय AI की तरह वजह से जो झूठ इन्फॉर्मेशन फैलती रहती है उसको भी इस डिक्शनरी ने डेफिनेशन में शामिल किया। Coming over to the short news, Argentina elected Javier Milei as new president. अर्जेंटीना के न्यू प्रेसिडेंट बन जाते हैं। IIT मद्रास opens offshore campus. ज़ांज़िबार तंजानिया के अंदर IIT ने नया कैंपस खोल लिया है मद्रास ने। देन बांग्लादेश की साइमा वाजेद जो कि डॉक्टर हैं प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की, वो नेक्स्ट WHO रीजनल डायरेक्टर बनेंगी साउथ ईस्ट एशिया रीजन की, और ये काम या पोजीशन कब से संभालेंगी, 1 फरवरी 2024 से शी विल बी टेकिंग ऑन टू द पोजीशन। देन हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो यूरेशिया का, यूरोप एशिया यूरेशिया का मिलाकर के हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो जो है दैट इज क्लूचेव्स्काया सोप्का। वो रिसेंटली एरोप्ट हुआ है कामचाटका पेनिनसुला रशिया के अंदर। ये रशिया है, ये इसका कामचाटका पेनिनसुला है, यहाँ कहीं पे ये वोल्केनो लाई करता है एंड इट हैज इरप्टेड। तो पूछा जा सकता है कि जो कैचुस्कावा सोप्का वोल्केनो है वो कहाँ पे लाई करता है, तो रशिया के कामचाटका पेनिनसुला के अंदर लाई करता है। US announces $553 million इन्वेस्टमेंट इन अडानीज श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट। और ये सीधी सीधी वन लाइनर स्टेटमेंट न्यूज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना। फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इनॉग्रेट किया है SBI की ब्रांच, कहाँ, श्रीलंका के त्रिनकोमली के अंदर। और इसमें जो इंडिया के हाई कमिश्नर टू श्रीलंका गोपाल बागले हैं और SBI के चेयरमैन दिनेश खरा हैं, वो दोनों भी इस ओकेजन पे मौजूद थे। किंग ऑफ भूटान जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जो हैं उन्होंने इंडिया के अंदर 8 दिन का एक विजिट रखा। तो क्योंकि भूटान के किंग यहाँ आए हैं तो भूटान के किंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, नाम क्या है उनका, ठीक है जी। देन ओमेगल द ऑनलाइन चैट प्लेटफॉर्म ऑफिशियली क्लोज हो गया। चैटिंग के लिए प्लेटफॉर्म यूज किया जाता था ओमेगल, अब इसको क्लोज कर दिया गया है। साइक्लोन मिधली जो मैंने आपसे पूछा था, साइक्लोन मिधली मेक्स लैंडफॉल ऑन बांग्लादेश कोस्ट, और इसको जो नाम है वो मालदीव्स ने दिया है, ठीक है। एंड मीनवाइल मेघालय का जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है वो भी इस वजह से कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट वहाँ पे भी देखने को मिला है। तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है इंडिया में, मेघालय वाले एरिया में मेनली मनाया जाता है। अफगानिस्तान क्लोजेस एम्बेसी इन इंडिया परमानेंटली। एंड with this we have come to the end of this particular document to monthly current affair for November 2023 also. I really hope जो पूरे 6 सेशंस में हमने पढ़ा है, काफ़ी कुछ हम पढ़ते हैं, रीज़न है बिकॉज आई डू नॉट वांट यू टू रेफर टू मल्टीपल सोर्सेज। करंट अफेयर के 2 ही चैलेंजेस होते हैं, पहला हमें ऑथेंटिक न्यूज़ मिल जाए और दूसरी सारी एक जगह मिल जाए, और तीसरा चैलेंज मदद मिल जाए थोड़ी बहुत याद करने में। तो मैं कोशिश करती हूँ जहाँ सिर्फ प्योरली डेटा बेस्ड होता है तो फर्स्ट 2 सेशंस में मैं आपको थोड़ा बहुत निमोनिक्स दे देती हूँ,
हालांकि आई बिलीव कि अगर आप मल्टीपल प्रैक्टिसेस करोगे, डेली सीए आप पढ़ रहे हो, उसके बाद वीकली से आप फटाफट वीकली रिविजन कर सकते हो। डेली टेलीग्राम पे क्विजेस आती हैं, वो आप अटेम्प्ट कीजिए। इंस्टाग्राम पे ही पर्टिकुलरली फैक्ट ऑफ द डे आते रहते हैं, क्विज क्वेश्चंस आते रहते हैं, वो आप अगर देखते रहते हो, फिर मंथली कंपाइलेशन देख लेते हो, 6 मंथली देख लेते हो, आपको निमोनिक्स वगैरह की जरूरत नहीं है, आप सीधे यहीं से तैयारी कर सकते हो। करंट अफेयर इज ऑल अबाउट बीइंग परसिस्टेंट एंड बीइंग इन प्रैक्टिस। सो मैटर अच्छा हो, आपको न्यूज़ समझ में आ जाए, ऑथेंटिक हो, गलत नहीं हो और एक जगह मिल जाए, ये सब कुछ आपको यहाँ देने की हम कोशिश कर रहे हैं। रियली होप यू वुड अप्रिशिएट दी एफर्ट्स। और जो भी आपकी फीडबैक हो, कोई प्रॉब्लम, कंसर्न, क्वेरी हो तो वो आप लिख सकते हो, नहीं तो हेल्पलाइन नंबर है ही, PDF की इन्फॉर्मेशन मैंने दे ही दी है। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन अनदर वीडियो ऑफ सम अदर टॉपिक, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।